नंबर 209 कह रहा है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन सी बातों पर डिपेंड करता है। अब पहली बात तो ये आप समझिए कि कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। रेजिस्टेंस का मतलब समझो बच्चों, जैसे कि कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, ये कोई कंडक्टर है, अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, करंट फ्लो कर रहा है। मान लो कि ये करंट फ्लो कर रहा है आपका लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, इधर करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, चार्जेस का मोशन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इधर करंट चल रहा है तो इसका मतलब है, असली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे होंगे। अरे भाई, जिधर करंट फ्लो करता है उसके जस्ट ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन चलते हैं, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट हम लोग सोच के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहे होंगे, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होगा वो ऐसा होगा, करेक्ट। अब आप अभी बहरहाल इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में सोचिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। फिजिक्स में मान लिया गया है कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। बच्चों एक बात समझिए जरा, देखिए इलेक्ट्रॉन जब ऐसा करके फ्लो करेंगे ना, तो ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या है बताइए, कंडक्टर, अरे कंडक्टर यार कोई मटेरियल ही तो है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, आयंस होंगे, दूसरे कोई मॉलिक्यूल हो सकते हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना, डिपेंड करता है कैसा कंडक्टर है। तो बहरहाल मैं कहना चाहता हूँ उसमें एटम होंगे या डिफरेंट टाइप के आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पार्टिकल है, अंदर जो एटम, आयन या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं वो भी पार्टिकल है। जब इलेक्ट्रॉन ऐसा मोशन करेगा तो उन एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल से टक्कर करने की संभावना है, कोलिजन करेगा कि नहीं, टक्कर करता हुआ चलेगा कि नहीं। तो जिस भी कंडक्टर में बच्चों ज़्यादा टक्कर होती है, इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर एटम, आयन या मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है, वहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, रोकने वाला, रेजिस्ट करने वाला, बात समझ में आई कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा कोलिजन करता है तो हम बोलते हैं इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जिस भी, अब जैसे मान लो बच्चों कि ये कंडक्टर ए है और हमने एक कंडक्टर ले लिया जिसका नाम रख दिया हमने कंडक्टर बी, ये कंडक्टर बी है, ठीक है ना, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है आपका लेफ्ट से राइट, ठीक है ना, करंट की वैल्यू सेम है, यहाँ आई करंट है, यहाँ पे भी आई करंट है, ठीक है ना। करंट की वैल्यू सेम होने का क्या मतलब है कि पर यूनिट टाइम में सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या पर यूनिट टाइम में सेम फ्लो कर रही है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन आपके, इसका मतलब इधर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, इधर भी 3 4 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पर जो कंडक्टर ए है, देखिए कंडक्टर ए है, कंडक्टर ए में बहुत सारे एटम्स या आयन मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में आपको ज़्यादा एटम या आयन मिलते हैं, यहाँ पर एटम या आयन्स की संख्या क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में कम मिलती है, ठीक है ना। तो कहाँ टक्कर होने की संभावना ज़्यादा है, ऊपर, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस किसका हाई होगा, ऊपर वाले का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब रोका जाएगा एटम, आयन या मॉलिक्यूल द्वारा, इसका मतलब करंट को चलने से रोका जा रहा है, सही है। और करंट को चलने से रोकता है जब कोई कंडक्टर, तो कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर बच्चों बताइए कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जवाब है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ए इज ग्रेटर देन व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी। कोई डाउट है बताइए। तो ये रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि रेलवे स्टेशन में 2 प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ लगी हुई है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी भीड़ कम है, और हमने बोला चलो भागो। जब आप भागोगे तो जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे टक्कर बहुत ज़्यादा होगी आपकी, यहाँ वहाँ का रेजिस्टेंस बहुत हाई है। और जिस भी प्लेटफॉर्म पे भीड़ थोड़ी सी कम है, कम बंदे, आप आराम से भाग जाओगे, आराम से निकल जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो जहाँ पे भीड़ कम है वहाँ पे हम बोलेंगे कि उसका रेजिस्टेंस कैसा है, लो है, करेक्ट। तो ये होता है रेजिस्टेंस का मतलब। अब वो ये बोल रहे हैं हमसे कि ये बताइए कि रेजिस्टेंस कौन सी बातों पे डिपेंड करता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैं आपको फटाफट बताना चाहता हूँ, क्लास में भी हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, R इज टू रो L बाय ए, याद है आप लोगों को, R इज टू रो L बाय ए, ये हमने पढ़ा है। यहाँ पर रो क्या होता था, रो होता था हमारा क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं, सुन लो ध्यान से। R क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। रो क्या है, इसको रो पढ़ते हैं, ये जो सिंबल है ना ये ऐसा, इसको RHO रो पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो रो को, या फिर क्या बोल सकते हो आप इसको, रेजिस्टिविटी भी आप इसको बोल सकते हैं। ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब कुछ बच्चों को क्रॉस सेक्शन एरिया ही नहीं पता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई सब्जी आपने काटी होगी, भिंडी, लौकी, ये सब आपने काटा होगा, तो लौकी ले लीजिए, लौकी थोड़ा सा इसका डायमीटर बड़ा होता है लौकी का, जब ऐसा आपने चाकू रखा, ऐसा काटा, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, यही क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब भिंडी ले लेते हैं, चलो ये भिंडी है, भिंडी का डायमीटर थोड़ा सा कम है, ठीक। तो भिंडी को जब ऐसा काटोगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा, भिंडी का क्रॉस सेक्शन एरिया कम, लौकी का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा। ठीक इसी तरीके से आपके पास 2 अलग अलग कंडक्टर हैं, किसी कंडक्टर, कोई कंडक्टर थिक होगा, ज़्यादा मोटा होगा, उसका डायमीटर बड़ा होगा, तो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगी, और किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, मतलब इसकी थिकनेस भी क्या है, कम है। क्रॉस सेक्शन एरिया समझ में आ गया, जो सामने से एरिया दिख रहा है यार सर्कुलर, यही क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से। तो ए क्या है बताइए, क्रॉस सेक्शनल
क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सही है। और एल क्या है बताइए, एल तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लेंथ की, ओके। तो लेंथ की अगर हम बात करें तो बच्चों एक बात बताओ कि दो कंडक्टर हमने लिए, दोनों की थिकनेस क्या है, सेम है, दोनों का मटेरियल भी क्या है, सेम है। मान लो, ध्यान से चेक करो बच्चों, यहीं पे देखिए, ध्यान से समझिए कि हमने दो कंडक्टर लिए, यहीं पे करते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पे हमने दो कंडक्टर ले लिए, सही है बच्चों। आप लोग खास बात इसमें देखिएगा जरा कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने सेम रखा, दोनों की थिकनेस मैंने, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब थिकनेस, यार कितना मोटा है वो चेक करो ना, थिकनेस अगर ज़्यादा कर दूंगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने सेम रखा, दोनों बच्चों मटेरियल भी मैंने सेम रखा, ये भी कॉपर की रॉड है और ये भी कॉपर की रॉड है बच्चों, लेकिन इसकी लंबाई है L1 और इसकी लंबाई है L2। यहाँ पर आप देख सकते हो L2 इज ग्रेटर देन L1, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी कम है, सही है। एक बात बताओ बच्चों, सब कुछ सेम है, मटेरियल सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, दोनों को एक ही रूम पे रखा, एक ही रूम में लैब में हमने रखा हुआ है, टेम्परेचर सब कुछ सेम है, ठीक है। कौन सी रॉड में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस का मतलब अभी अभी बताया था क्या, इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो जिसमें टक्कर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। बच्चों एक बात बताओ, सेकेंड वाली रॉड में कोलिजन ज़्यादा होंगे जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, क्यों, अरे रास्ता ज़्यादा लंबा है यार, हाँ रास्ता ज़्यादा लंबा है, ठीक है। दोनों में एटम्स और आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में तो सेम होंगे, लेकिन जिस भी रॉड में इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है उसमें टक्कर भी वो ज़्यादा करेगा चलते टाइम, तो यहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और यहाँ का कम, प्रैक्टिकली समझ में आ गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं, क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ। जितना ज़्यादा लेंथ लोगे रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। कोई डाउट है बताइए, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा कि भाई रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और कैसे डिपेंडेंट होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जिस रेशियो में लेंथ बढ़ाते जाओगे उस रेशियो में रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब लेंथ अगर 2 टाइम कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम हो जाएगा। कोई डाउट है, बट द कंडीशन इज व्हाट कि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखिए, मटेरियल सेम रखिए, कॉपर है तो दोनों रॉड कॉपर का होना चाहिए, टेम्परेचर को सेम रखिए, ठीक है। आइए बच्चों पार्ट 2 को देखते हैं, पॉइंट 2 को। पॉइंट 2 में अगर आप लोग ध्यान से चेक करें बच्चों यहाँ पर, तो ये डिपेंड करेगा किस पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अब देखिए, अब हमने क्या किया, मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, लेंथ भी आप सेम कर दीजिए, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया आप चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं जरा, तो लेंथ तो बच्चों इतनी ही ले लीजिए, अगर इसकी लेंथ कितनी है L, तो इसकी भी आप लोग L ले लीजिए, सेकेंड वाले की भी, ठीक है ना। और क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, लेंथ इसकी L है, लेकिन बच्चों इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कितना कर दिया, 2A, 2 टाइम्स A कर दिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने। अब आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टक्कर कहाँ महसूस करेंगे, तो जवाब है ऊपर वाले में। क्यों सर, अरे भाई चेक करो ना यार, पतला है बेचारा, जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपने फिक्स कर दिए, 1000 इलेक्ट्रॉन चलने मान लो, तो 1000 इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो सकरा रास्ता है ना, पतली गली है, चेक करो पतली गली है, पतली गली में टक्कर ज़्यादा होगी, और यहाँ पे देखो मोटी गली है, मोटी गली में टक्कर कम होगी, और यहाँ पे टक्कर कम, तो इसका रेजिस्टेंस, ज़्यादा जगह है ना यार, ज़्यादा जगह है चलने के लिए, थोड़ा सा उसको अंदर वॉल्यूम मिल गया चलने के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होने से, तो यहाँ पर टक्कर होने की संभावना कम है, कोलिजन कम होंगे, यहाँ पर कोलिजन ज़्यादा होगा, सकरी गली में ज़्यादा कोलिजन होंगे, सोचो, हाँ। तो ये चीज़ है, मोटी सी गली है तो बच बचा के कहीं से निकल भी जाओगे ऐसा सोच लो। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा, और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, एरिया अगर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। यही बात लिखी हुई है कि रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स व्हाट, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी उसकी थिकनेस होगी, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिखा है और द थिकनेस, ओके। चलिए अब ध्यान से चेक करिए, पॉइंट 3 देखिए बच्चों, पॉइंट 3 क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। बच्चों देखिए, सीधी सी बात है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम आपको दिखा दें यहाँ पर कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर देखिए एक जगह ले लिया हमने कॉपर, ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया टंगस्टन, ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, आई थिंक W होता है, ठीक है, तब भी चलो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, टंगस्टन, कॉपर Cu, टंगस्टन को W से दिखाते हैं, यस, टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है, ये टंगस्टन हमने ले लिया, सपोज ये W। बच्चों सब कुछ सेम है, चेक कर लो, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ये कॉपर है, ये क्या है, टंगस्टन है, मटेरियल अलग हो गया। मटेरियल अगर अलग हो गया तो मटेरियल के अंदर जब आप घुस के चेक करोगे तो उसकी बनावट भी अलग होगी,
किसी में एटम्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन की किसी मटेरियल में एटम्स, अंदर एटम और आयन की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में अलग होगी, किसी में अलग होगी। तो होता क्या है, टंगस्टन में पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेंगे कॉपर में। ठीक है, तो बताओ टक्कर कहाँ ज़्यादा होगी, टंगस्टन में। ठीक है, बात समझ में कि नहीं है, इसलिए टंगस्टन का रेजिस्टेंस कॉपर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में। तो ऑब्वियसली अगर आपने लेंथ सेम कर दी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम कर दिया, तो आपको चेक करना पड़ेगा जाके मटेरियल का नेचर। ठीक है, और ये जो मटेरियल का नेचर होता है इसी को हम लोग किससे दिखाते हैं, रो से। किससे दिखाते हैं, रो से। रो क्या होता है, इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। बात समझ आई कि नहीं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल लेनी हो तो आप क्लास कर सकते हैं मेरी, मैंने कई बार आपको बोला है। तो बहरहाल आपको थर्ड लिखना है, नेचर ऑफ द मटेरियल। डिपेंड करता है कि भाई मटेरियल जो आपने लिया उसका नेचर कैसा है, उसके अंदर से बनावट कैसी है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में एटम आयंस कितने कितने मौजूद हैं, टक्कर ज़्यादा होगी कि कम होगी, ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। आप देखिए बच्चों जरा ध्यान से, सब कुछ हमने सेम कर दिया, यानी कि ये कॉपर का है और ये भी हमने इस बार कॉपर का ले लिया। ठीक है, लेंथ दोनों की एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए है। लेकिन क्या किया हमने बच्चों इस रॉड को रखा, कॉपर की ये वाली फर्स्ट रॉड को रखा रूम ए में, और कॉपर की सेकंड रॉड को हमने कहाँ रखा, रूम बी में। रूम ए का टेम्परेचर है बच्चों कितना, लेट अस अज्यूम 25 डिग्री सेल्सियस। एसी वेसी कुछ लगाकर मशीन यहाँ का टेम्परेचर तुमने 35 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रख लिया। दूसरे रूम में तुमने कोई मशीन एसी वेसी चलाकर यहाँ का टेम्परेचर तुमने कितना रख लिया, रूम बी का मान लो 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब बताओ बच्चों कौन सा रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जवाब है रूम बी का टेम्परेचर ज़्यादा है। अब देखो ये टेम्परेचर से क्या होता है सर, सुनो टेम्परेचर से क्या होता है सुन लो। आप खास बात ये देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। ठीक है, सुनो काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है साइंस में कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सुन लीजिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप समझ लो, चाय का पानी चढ़ाते हो ना, चाय का पानी चढ़ाते हो चाय बनाने के लिए, तो जैसे ही चाय को आप बर्नर पे चढ़ाते हो चाय का पानी, पहले तो पानी के पार्टिकल नहीं चलते हैं, ठंडा पानी में पार्टिकल आपको पानी के हिलते हुए नहीं नजर आएंगे। लेकिन जब आप गर्म करने के लिए रखते हो तो उसमें थोड़ा सा पानी में आपको पार्टिकल मोशन करते हुए हिलते हुए नजर आएंगे। आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि आपने नीचे से टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, थोड़ी बढ़ गई, वो इधर उधर रैंडमली मोशन इधर उधर कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जब ये वाली रॉड और ये वाली रॉड, जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के चलने का मतलब क्या है, करंट का चलना। जब ये वाली रॉड में इलेक्ट्रॉन चलेंगे ना, तो सुनो ध्यान से, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी बताओ, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा होएगी, साथ में अंदर जो ये पार्टिकल्स मौजूद है ना उनकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो अंदर वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे। मीन पोजीशन के सुनो, यहाँ पे जो पार्टिकल था बेचारा ये सिर्फ ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल है वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे वो भी हाई टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और बोलेंगे अरे भाई मेरी तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, मैं भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रख रहा हूँ तो मैं भी यहाँ पर टक्कर ज़्यादा करूँगा। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये पर सेकंड, हर एक सेकंड ये 4 बार वाइब्रेट करता है, लेकिन हर सेकंड ये 40 बार वाइब्रेट करता है। तो हर एक सेकंड में ये वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को कितनी टक्कर दे सकता है, 4 बार वाइब्रेट कर रहा है तो 4 टाइम्स टक्कर देगा। लेकिन ये वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को कितने टाइम्स टक्कर देगा, 40 टाइम्स। यहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई पार्टिकल्स की, और जब कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। तो यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ज़्यादा, लो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कम। तो बहरहाल लास्ट पॉइंट यही है कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, कर लीजिए।